नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे खेतों के ऊपर। जो बाढ़ करते थे खेतों में, जो छड़ियों के मिलडे लगाते थे, मिलडे जैसे छड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर देते थे, जो फसल के अवशेष थे उसको खेत के कॉर्नर में इकट्ठा कर देते थे, उनके महत्व के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये बाढ़ है। ऐसे लंबी बाढ़ करते थे, जहाँ जहाँ अपनी खेत की बाउंड्री होती थी वहाँ लंबी बाढ़ करते थे। और ऐसे जो छड़ियाँ बच जाती थी, जो लकड़ियाँ बचती थी जिसमें कांटे कम होते थे, उसका ऐसे मरीड़ा लगा देते। इसको ऊपर मरीड़ा बोलते हैं। मरीड़ा मतलब ये दोनों एक ही चीज़ें, दोनों ही छड़ियों से, लकड़ियों से होती थी, पेड़ पौधों के। एक जो अपन बाउंड्री पे खेत के पे करते थे उसको बाड़ बोलते हैं, और जो कॉर्नरों में जो कांटे कम होते थे लकड़ी, उनको मरीड़ा बोलते हैं। तो मरीड़ा की लकड़ी को जलाने के लिए चूल्हे में काम में लेते थे, इसलिए उसको मरीड़े में इकट्ठा कर देते थे। और जो कांटे वाली लकड़ी थी उसको खेत की बाउंड्री पे चारों तरफ बाड़ कर देते थे। उस बाड़ के काफ़ी महत्व थे। तो बाढ़ का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि वो सिर्फ जो आवारा पशु हैं या भेड़ बकरी जो चराते हैं या उनको खेत में घुसने से रोकती थी, उसके लिए वो नहीं करते थे। उनके लिए वो बाढ़ इसलिए करते थे, उसका मेन महत्व बाढ़ का ये था कि जितने भी कांटेदार जो मतलब झाड़ियाँ हैं, खेजड़ी की जो कांटेदार खेजड़ी के लकड़ियाँ हैं या ककेड़ा है और कोई लकड़ियां हैं, उन सब को जलाते नहीं थे, इकट्ठा करके अपनी बाउंड्री पे रख देते थे। जो भी जीव विविधता थी, जब बारिश का सीज़न चला जाता था, हमारे क्षेत्र में एक ही बार फसल होती थी बारिश वाली, सर्दी, क्योंकि पहले पानी नहीं था तो सर्दी वाली फसल नहीं होती थी। तो जैसे ही बारिश का सीज़न चला जाता था, नमी चली जाती थी खेतों की, खेतों से अनाज निकाल लेते थे, सब घास जड़ जाते थे। तो जितने भी जीव जंतु थे जो खेतों में विचरण करते थे बारिश के टाइम में, वो सब के सब उस बाढ़ के अंदर चले जाते थे। और वो जैव विविधता को कंट्रोल करती थी वो बाढ़। उसके अंदर चूहे भी चले जाते थे, उसमें बाढ़ में सांप भी चले जाते थे, उसके अंदर नेवले भी चले जाते थे, उसके अंदर मेंढक भी चले जाते थे, जो अपने को दिखते हैं वो सब। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, छोटे छोटे जीव थे जो ज़मीन में सहायक रहते हैं, खेतों में फसल के सहायक कीट होते हैं, वो सब धीरे धीरे उस बाढ़ की तरफ चले जाते थे। तो वो 6 महीने तक वापस बारिश नहीं होती थी, तो तब तक वहाँ रहते थे और अपनी डाइवर्सिटी बनाए रखते थे जीवों की। और वहीं पे ही उनका जीवन चक्र भी चलता रहता था उसी बाढ़ के अंदर। जैसे चूहों को सांप खा जाते थे, सांपों को नेवले खा जाते थे, नेवलों को बिल्ली खा जाती थी, बिल्ली सांप को भी खा जाती थी। तो वो एक जीव आपस में जीवन चक्र भी चलता था और वो आपस में कंट्रोल होते रहते थे। ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ गए, तो वो भी कंट्रोल करने का काम उसी बाढ़ में ही वो करते थे। तो बाढ़ का बहुत महत्व था। दूसरा बड़ा बाढ़ का ये महत्व था, और जो मिल्डा वो भी खेत में लगाते थे, उनका ये महत्व धीरे धीरे वो नीचे से जो लकड़ियाँ थी वो बारिश के पानी में डीकम्पोज होती थी, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती थी, सड़ना शुरू हो जाती थी, उसकी नीचे खाद बननी शुरू हो जाती थी। और उसी खाद के अंदर सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते थे, उस मिट्टी जैसी बन जाती थी। और सभी पोषक तत्व जो मतलब खेजड़ी का पेड़ है उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। आपको पता है कि खेजड़ी के पेड़ के अंदर ही राइबोजियम नामक के जीवाणु उसके जड़ में रहते हैं, फास्फोरस उसकी पत्तियों में रहता है, कैल्शियम उसके रहता है। तो सब के सब उसकी लकड़ी में सब पोषक तत्व रहते हैं, वो गलते थे। तो उसकी एक अच्छी उर्वरक बनती थी। उसको जब वो पूरा गल जाती थी तो उसको खेत में बखेर देते थे और हर साल उस बाड़ को संवारते थे, सजाते थे, एक लाइन में रखते थे।
कि उसमें कांटे वांटे बिखरे नहीं रहे, और उसको मैनेज करते थे, हर साल मेंटेन करते थे। और नीचे का जो हिस्सा था जो गलता रहता था उसको खेत में बखेर देते थे। तो उसका बहुत महत्व था। पहले एक कहावत भी थी कि गांव कैसा है वहाँ की बाड़ें ही बता देती हैं। यदि किसी गांव की बाड़ें अच्छी हैं, सुंदर हैं, देखने में एक लाइन में हैं, वहाँ पे उनके कोई कांटे बिखरे हुए नहीं हैं, तो उस गांव को अच्छा माना जाता है। दूसरा, उस जिस गांव की बाड़ें बहुत ऊंची ऊंची हैं, बहुत ऊंची हैं, तो वो माना जाता है कि उस गांव के लोग बहुत मेहनती हैं, क्योंकि बाड़ को ऊंचा करने में बहुत मेहनत लगती है। वो बहुत कांटे होते हैं उसमें, उनको इकट्ठा करना, जमाना इतना आसान नहीं है। इसलिए कहते थे कि बाड़ों को देख के पता कर लेते थे कि गांव कैसे हैं, मेहनती लोग हैं कि अच्छे लोग हैं। दूसरी एक कहावत और थी कि बाढ़ खेत को खाती है। मतलब बाढ़ कभी खेत को खाती है, मजाक में था कि बाढ़ कभी खेत को नहीं खाती है। अपने को लगता है कि बाढ़ें खेतों को खाती हैं, बाढ़ें खेतों को नहीं खाती, बाढ़ खेत को बचाती हैं। वो बाढ़ें जो आंधी चलती है उस टाइम उसका जो ऊपरी सतह से इरोजन होता है, जो खाद जो वाष्पा बनता है उसको बचाती हैं। वो फसल के टाइम में जानवरों से बचाती हैं। वो खेत को पूरे को उर्वरकता देती है, वहाँ पे धीरे धीरे गलती रहती है। खाद जो बनती है वो खेतों को देती है, वो खेतों से खेत बचते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं जो खेत में किसान के मित्र कीट हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनको वो बचाती है, वो उसमें रहते हैं। तो बाढ़ खेतों को खाती नहीं, बाढ़ खेतों को बचाती है। आजकल तो देखने को बहुत कम हो गई हैं बाढ़ें, मिलती नहीं है। गाँव में भी सब ने दीवारें कंक्रीट की बनाने लग गए, किसी फेंसिंग करने लग गए, तारों की बहुत कम हो गई। और गैस चूल्हा आने के बाद में मरीड़े भी नहीं लगाते, मरीड़े भी लकड़ियां काटते ही नहीं है, काटते हैं पेड़ ऐसे ही खड़े, पेड़ों को जड़ों से कटवा देते हैं, उनकी टहनियाँ नहीं कटवाते। और उसकी टहनियाँ काटने वाले खेजड़ी के बचे भी नहीं लोग। इसलिए गैस सिलेंडर आने के बाद में मरीड़े भी ख़त्म हो गए और बाड़ें भी ख़त्म हो गई। और इन मरीड़े और बाड़ों की एक बहुत बड़ी और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। इसमें मधुमक्खियाँ थी, मधुमक्खी छोटे वाली, वो अपना छत्ता डालती थी, अपना घर बनाती थी। तो वो परागण क्रिया करती थी फसलों में, खेती बाड़ों में पोलिनेशन करती थी, अपने पोलन लेके जाती थी, और वो उससे अच्छी पैदावार खेती की होती थी, कोई भी फूल खराब नहीं होता था। दूसरा, उसी से अपने को शहद भी मिलता था। तो इन बाड़ों का देखो आप, और मरीड़ों का कितना बड़ा महत्व था। आज भी आप देखोगे तो मधुमक्खियाँ छत्ता उसी में डालती हैं, छोटे वाली। अब मधुमक्खियाँ भी पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज करने लग गए, स्प्रे करने लग गए हैं, नहीं बहुत कम है। ये मेरे पास है एक मधुमक्खी का छत्ता, कई दिनों से है, देखा बहुत कम मिलते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है, ये मरीड़े के अंदर ही है, आप देख सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको नीचे की साइड में, वहाँ पे वो देखो, वो रहा, मक्खियाँ उड़ रही हैं धीरे धीरे, आपको दिखेगा तो ये व्यवस्थाएं थी। तो इनका काफ़ी बड़ा महत्व था नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती के अंदर। वो प्राकृतिक खेती ये ऐसे करते थे, ऐसे मैनेजमेंट करते थे, ऐसे नहीं कि वो जो भी कांटेदार हैं, झाड़ियाँ हैं और हैं, लकड़ियाँ हैं, वेस्टेज हैं, कि उनको जला देते थे, उनको इकट्ठा करके रखते थे और उसका ही मैक्सिमम यूज खेती में करते थे। और उनको पता था कि खेत इन्हीं से ही सुधरेगा, क्योंकि डेजर्ट के अंदर, अपने जिस क्षेत्र से मैं हूँ, राजस्थान से, वहाँ पे बहुत तेज़ आंधियाँ हवाएं चलती थी कि मिट्टी को इरोजन ऊपर कैसे रोकना है, कैसे जीव जंतु, जब बरसात का सीज़न चला जाएगा तो कहाँ छुप के रहेंगे इतनी गर्मी में, कैसे अपने आप को वो बचाएंगे। तो पूरी व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं, पूरा प्रबंधन था उनका, और उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो बाढ़ें चली गई, साथ में ही मरीड़े चले गए, उसी के साथ जितने भी जीव जंतु हैं वो खेतों से चले गए, उसी के साथ मधुमक्खियाँ वो भी खेतों से चली गई। पूरी केमिकल फार्मिंग ने अपने खेतों पे राज कर लिया। बिना केमिकल के आज कुछ इसलिए नहीं होता, थोड़े बहुत कोई जीव जंतु बचे भी हैं तो वो केमिकल धीरे धीरे स्प्रे करके और भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, अपन खेतों के अंदर अपने प्रबंधन ये भी था कि जो भी अनाज निकालते थे
जो भी अनाज निकालते जैसे गुआर निकालते थे, मूंग निकालते थे, उनका जो वेस्टेज पीछे बचता था वो पशुओं को नहीं डालते थे, तो उसको भी एक कूड़े के अंदर खेत में इकट्ठा कर देते थे। जब वो 1 साल में गलता था, धीरे धीरे सड़ता था, उसके अंदर भी सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जंतु जो खेतों में रहते सब अपना बिल बनाते थे, रहते थे। वो भी इसी मरीड़े की तरह ही था, उसका भी यही महत्व था। जब वो गल जाता था, सड़ जाता, तब वो खेतों में उसको बखेर देते थे। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व उसके अंदर थे फसल के टाइम में, वो पूरे पोषक तत्व वापस खेतों को दे दिए जाते थे। ये मैनेजमेंट था खेतों का। तीसरा, जैसे घास है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे घास है, ये मैंने उस टाइम उखाड़ा था, ये काम का नहीं था। ये देखो, ये पशुओं के लिए ठीक नहीं है घास, इसलिए मैंने उखाड़ के इसको सुखा दिया। अब इस घास को वापस मतलब ये गल जाएगा तो मैं खेत में फेंक दूंगा, या मैं अभी ये फसल उगाऊंगा, कुछ जगह पे इससे ढक दूंगा, तो ये गल के इसकी खाद तैयार हो जाएगी। पूरे न्यूट्रिएंट्स इसके वापस ज़मीन को मिल जाएंगे जितने भी इसके अंदर हैं। तो ये व्यवस्थाएं थी बाढ़ की, मिल्डे की, झाड़ियों की, घास की, जो फसल के उसे जिसको गुना बोलते थे उनकी, सबको वो संभाल के रखते थे। किसी को जलाते नहीं थे, किसी को मतलब कभी नहीं जलाते थे। सबकी मतलब एक व्यवस्थित रूप से उनको सजो के रखते थे, और उसी के अंदर सभी वो सजो के रखते थे। बाड़ मेंढर वो सब पोषक तत्व सजो के रखते थे। बाड़ मेंढर सभी जीव जंतुओं को सजो के रखते थे। तो एक नेचुरल फार्मिंग का ये बहुत बड़ा एक मॉडल था पहले हमारे यहाँ। अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। यदि आपको नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती की तरफ आना है, तो वापस आपके खेत से जो भी चीज़ होती है, जो भी लकड़ियाँ होती हैं पेड़ों की, जो आप उनको वेस्टेज मानते हो, या घास है, कुछ भी, उसको जलाना नहीं, उसको इकट्ठा करना, उसको बाड़ आपको बनानी है खेत में। यदि आप मतलब बेस्ट से बढ़िया खेती करना चाहते तो बाड़ बनानी है, मिल्डे आपको रखने हैं, तो उसमें आपके धीरे धीरे सभी चीज़ें जो जीव जंतु हैं वो लौट के आएंगे। पूरे खेत को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, पूरे खेत को अच्छी उर्वरकता मिलेगी, पूरे खेत में पोषक तत्वों की आप अच्छे से सप्लाई कर पाओगे। और उसमें आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ वो बाड़ बनाना वो है, मेहनत का काम है। बाड़ बनाना, मिल्डा लगाना, वो मेहनत का काम है। पेड़ों की टहनियाँ कांटों काट के इकट्ठा करना, खेजड़ियों को, इनको कुछ खेजड़ियों में कांटे होते हैं, हमारी तरफ खेजड़ियों की टहनियाँ काटते हैं। तो वो आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो है। यदि आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हो तो आपको ये ज़रूर करना ही चाहिए। तो ये एक बाड़ और मरीड़े और जो व्यवस्था है, जो प्रबंधन था लकड़ी का, खेतों का, जो अवशेष का, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। उसके बाद में अपन जो वेस्ट जितना और निकलता है कि उसका मैनेजमेंट अपन कैसे करते हैं। आजकल जो ट्रैक्टर थ्रेशर ये आ गए हैं, इनसे जो बारीक कटिंग होती है, उसका मैनेजमेंट अपन कैसे करें। उसको किसी को आजकल ईंटों के भट्ठे वाले ख़रीद के ले जाते हैं, बायोमास के प्लांट उसको ख़रीद के ले जाते हैं, वो उनको नहीं देने हैं, अपने खेतों में ही काम में लेने हैं। ये मैं उसका कर रहा हूँ मैनेजमेंट। ये देखो आप, इसके बारे में भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इसको कैसे काम में लेना है, इसका महत्व क्या है। तो अपने खेत में थोड़ी बहुत जगह आप रखो, थोड़ी बहुत कॉर्नर में, चाहे 10 फीट बाई 10 फीट की, 20 फीट बाई 20 फीट की, जो भी आपके खेत के अवशेष हैं उनको वहाँ पे जमा करते रहो। जितनी जगह आपकी वो 10 फीट बाई 10 फीट या 20 फीट बाई 20 फीट वो आपको लगेगा कि ये ख़राब हो रही है, वो जगह आपके पूरे खेत को, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरे जितने भी जीव जंतु सब आपको खेत को देगा, पूरी उर्वरकता देगी। उसकी जो जितनी आपके खेत में भी पैदावार हो रही है उसको 10 गुना वो बढ़ाएगी, सिर्फ 20 फीट बाई 20 फीट की जगह। आपको ये लग रहा है कि मेरा खेत 20 फीट बाई 20 फीट ख़राब हो गया है, क्योंकि आजकल खेत छोटे हो गए हैं, लेकिन वो 20 फीट बाई 20 फीट ज़रूरी है। वो ही आपके खेत को बचाएगा, वो बाढ़ ही आपको खेत को बचाएंगी, वो मरीड़ा ही आपके खेत को बचाएंगे। वो आपको खेत को खाएंगे नहीं, वो बचाएंगे। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो।